नमस्कार। राजनीति के क्षेत्र में बहुत से ऐसे युवा रहे हैं जिन्होंने बहुत निचले स्तर से केवल शुरुआत नहीं की बल्कि बहुत ऊंचाइयों तक भी वो पहुंचे। आज हमारे दूरदर्शन केंद्र के स्टूडियो में हमने एक ऐसे मेहमान को आमंत्रित किया है जिन्होंने पंच पद से जो है शुरुआत की, अपने राजनीतिक सफ़र की और आज वो हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के तौर पर उपस्थित हैं, सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। श्री रणवीर गंगवा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, अपने ग्रामीण क्षेत्र नलवा विधानसभा क्षेत्र को न केवल उन्होंने खूबसूरती से चमकाया बल्कि उसकी गूंज पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं नज़र आती है। गंगवा साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पंच पद से एक तरह की शुरुआत हुई और आज आप डिप्टी स्पीकर हैं, इस पूरे सफ़र को किस तरीके से देखते हैं? देखिए विवेक जी, प्रजातंत्र के अंदर लोग चुनते हैं जी, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक, और अपना अपने क्षेत्र के अंदर जो जिम्मेवारी लोग देते हैं उसको अगर आप ठीक तरीके से निभाते हैं, ठीक लोगों के अंदर अगर आपके विश्वास पैदा करने का काम करते हैं तो प्रजातंत्र के अंदर जनता ही सर्वोपरि है। पंच तो नहीं मैं कहूँगा कि मैंने, क्योंकि 1995 के अंदर पहले जिला परिषद का चुनाव लड़ा था जो शुरुआत के अंदर था जी। उस समय वो चुनाव में हार गया था और 2000 के अंदर मैं जिला परिषद के मेंबर से मेरी शुरुआत हुई थी जी। 2000 से लेकर के 2005 तक मैं जिला परिषद का मेंबर रहा और 2005 में फिर मैंने दोबारा चुनाव लड़ा, मैं दोबारा जीत गया। तो 2005 से फिर 10 तक मैं हिसार जिले का वाइस चेयरमैन रहा जिला परिषद का जी। तो इस तरीके से कि एक राजनीतिक शुरुआत पंचायती राज से जो है मेरे जो है वो शुरू हुई और लगातार, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रजातंत्र के अंदर ज़रूरी है कि लोग अगर आपको चुन करके भेजते हैं और लोगों की उम्मीदों पर, लोगों की अपेक्षाओं पर अगर आप खरा उतरते हैं तो फिर लोग उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी धन्यवाद करूंगा नलवा हलके की जनता का, और खासकर चाहे वो मेरे शुरू के वार्ड की बात रही हो जी, जिला परिषद के, चाहे दोबारा जब मैंने चुनाव लड़ा उसकी बात रही हो, लगातार लोगों का प्यार आशीर्वाद मुझे मिला। और ये भी नहीं कि मैं कोई गर्व की बात नहीं करता, कोई ना ही मैं कोई अहंकार की बात मैंने कभी कोई की, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले जो लोग थे वो भी बहुत ही राजनीति के अंदर स्थापित लोग थे जी। यूँ भी नहीं कोई मैंने कोई आम आदमी के सामने चुनाव लड़ा हो, मैंने क्या जी, तो जनता लड़वाती है चुनाव प्रजातंत्र के अंदर। आदमी व्यक्तिगत खुद कुछ भी नहीं होता, लोग अगर आपके साथ हैं तो फिर मैंने तो जैसे मैंने पहले कहा कि 2009 के अंदर भी मैंने चुनाव लड़ा नलवा हल्का से और उसमें भी चौधरी संपत सिंह जो पहले होम मिनिस्टर भी रह लिए थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, और चौधरी भजनलाल जी की वाइफ जो चुनाव लड़ रही थी, जो मुख्यमंत्री जी की वाइफ थी, और उनका भी नलवा क्षेत्र जो है वो काफ़ी जो पुराना आदमपुर हल्का का क्षेत्र है उसी किस्म से बना हुआ है जी। तो 33 पंचायतें जो हैं वो पुराने आदमपुर हल्के की इस हल्के के अंदर है, टोटल 54 पंचायतों में से। तो इसलिए उनके सामने चुनाव लड़ा और पहली बार में ही मुझे अच्छे वोट मिले। मेरा और जिस्मा जी का केवल 5000 का वोटों का फ़र्क था और अगले ही चुनाव के अंदर चाहे डिप्टी सीएम रहे चंद्रमोहन जी, चौधरी भजनलाल जी के बेटे हैं, चीफ मिनिस्टर यहाँ से रहे, और संपत सिंह जी ये चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने मुझे जिताने का काम किया। और उसके बाद भी जो है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी का वो मानते थे कि हल्का जो है वो हमारा हल्का है क्योंकि पुराना आदमपुर हल्का था, बिल्कुल, तो उन्होंने ही अपने कैंडिडेट को जो है चुनाव में उतारा, तो तब भी लोगों ने जिताने का काम किया। यानी 2000 में मैं जिला परिषद का मेंबर बना और उससे कंटिन्यूस इस हल्के के लोग मुझे यहाँ से जिताने का काम
कर रहे हैं, क्योंकि 2000 से लेके 2010 तक तो मैं जिला परिषद का मेंबर और वाइस चेयरमैन रहा, और 10 के अंदर जब चुनाव हार गया था तो मेरी पार्टी ने जो है राज्यसभा में भेजा। बिल्कुल। और 2010 से लेकर के 2016 तक वो कार्यकाल था, क्योंकि पहले चुनाव आ गया एमएलए का। 2 साल पहले मैंने इस्तीफा दे करके और फिर एमएलए का चुनाव लड़ा, और फिर 2019 में मैंने दोबारा चुनाव लड़ा, तो लोगों ने जिताने का काम किया है। तो प्रजातंत्र के अंदर लोग सर्वोपरि होते हैं, जनता सर्वोपरि होती है, जनता जिसको चुन करके भेजती है उसको जिताती है। बिल्कुल। जिस दौर में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस ज़माने से आपके जहन में तस्वीरें थीं कि राजनीति के क्षेत्र में जाना है, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आप राजनीति की राह पर आगे बढ़ चले? देखिए विवेक जी, मैं समझता हूं कि मैं वास्तव में तो पॉलिटिकल आदमी था ही नहीं। जी बिल्कुल। पॉलिटिक्स के अंदर मेरी ना ही तो रुचि थी और ना ही मैंने कभी आने की सोची थी। ये 1995 के अंदर जिला परिषद के पहली बार डायरेक्ट जो चुनाव था वो पहली बार 1995 के अंदर हुआ था। उस समय मैंने ये चुनाव लड़ लिया, क्योंकि मैं सोशल जरूर था, अलग जो सोशल संस्थाओं से जुड़ा हुआ था, उससे हमारी जो संस्था थी जो गरीब लोगों की हेल्प करना और करना, यानी लोगों से जुड़ाव मेरा था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर मैं 2000 से पहले नहीं था। और उसके बाद जैसे वो मैं चुनाव हारा, क्योंकि मैंने केवल चुनाव के टाइम पे मैंने लास्ट दिन में पर्चा भर के आया था, उससे पहले मेरी कोई तैयारी नहीं थी। गांव से 3 खड़े थे, इसलिए हम चुनाव हार गए थे। लेकिन 2000 के अंदर मैं आपको बताऊं कि जब मैंने चुनाव लड़ा तो मैं बहुत अच्छे अंतर से उसको वोटों को जीता। और वो कारण जो जीतने का है वो भी मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मेरी जो सोशल जो लाइफ थी, हम जो लोगों से जुड़े हुए थे, हमारे जो संस्थाओं से, चाहे हमें गरीब लोगों की मदद करना है, कोई काम करना है, इस टाइप के कार्य हम करते थे। तो वही उसी का कारण था कि मैं बड़े अंतर से चुनाव जो है वो जीता। और 2000 में ही मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं किसी भी पार्टी के अंदर नहीं था। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, उसको मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने वहाँ कार्य किया। कार्य करने के बाद में पार्टी ने मुझे अलग अलग पदों पर भी रखा। मैं जिला अध्यक्ष भी इंडियन नेशनल लोकदल का रहा, और 2009 में भी मुझे चुनाव लड़ाया पार्टी ने। 2014 के अंदर भी लड़ा, 14 के अंदर मैंने चुनाव जीत गया था। लेकिन 2018 आते आते पार्टी के अंदर जो है बिखराव आ गया था, और हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि या तो राजनीति छोड़ दो और या फिर पार्टी चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर मैंने जो है माननीय मनोहर लाल जी, क्योंकि मैं 2014 से विधानसभा के अंदर था, उनके कार्यशैली से मैं प्रभावित था। जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ आदरणीय मनोहर लाल जी जो कार्य कर रहे थे, चाहे नौकरियों का मामला है, चाहे किसी क्षेत्रवाद की बिना भेदभाव के जो पूरे हरियाणा के अंदर विकास कराने की बात थी, तो उसको देख करके फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। सीएम साहब ने कहा कि आप आइए, आप ये ज्वाइन करें, तो मैंने फिर वो ज्वाइन की। जी बिल्कुल। अभी हाल ही में पंच और सरपंच के चुनाव हुए, और अगर बात हरियाणा की करें तो बहुत सी जगह सर्वसम्मति से भी लोग चुने गए हैं, और ऐसे में बहुत से पढ़े लिखे युवा भी इस क्षेत्र में आगे आए हैं। कैसे देखते हैं कि गांव का विकास अब किस तरीके से और किस गति से आगे बढ़ेगा? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि कुछ पढ़े लिखे युवा भी आगे आए हैं। सारे पढ़े लिखे युवा ही आगे आए हैं जी। क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने जो पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें एजुकेशन की कंडीशन लगा दी थी जी। तो स्वाभाविक है कि अब तो जितने भी जो भी चुन करके आए हैं, चाहे वो निर्विरोध चुन के आए हैं, चाहे वो इलेक्ट होकर के आए हैं चुनाव लड़ करके, वो सारे के सारे पढ़े लिखे ही चुन करके आए हैं निश्चित तौर पर। और निश्चित तौर पर जब पढ़े लिखे युवा आगे आते हैं, पढ़े लिखे लोग आगे आते हैं, तो उनको पता भी होता है कि किस तरीके से कार्य करवाना है, और उसके एक अच्छे परिणाम भी अभी सामने आ रहे हैं उसके, कि लोग अच्छी तरीके से गाँव के अंदर काम कर पा रहे हैं। उनके अपने अधिकारों का और का सारा नॉलेज होता है कि किस तरीके से कार्य करवाना है ट्रांसपेरेंसी के साथ। और जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, हमारी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के, चाहे एमएलए
सरकार का है चाहे विपक्ष का है, फिर भी हर जगह वो कार्य करवाने का काम जो है वो किया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर और अच्छी तरीके से अभी नई पंचायतें जो चुन करके आई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के जितने भी, चाहे वो पंचायत मेंबर चुने गए हैं, चाहे सरपंच चुने गए हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर चुने गए हैं, जिला परिषद के मेंबर चुने गए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करूंगा कि निश्चित तौर पर वो सारे के सारे अपने अपने गाँव के अंदर, अपने अपने वार्डों के अंदर अच्छे कार्य करवाने का काम करेंगे। सरकार की तरफ से उनको पूरा सहयोग मिलेगा। बिल्कुल। नलवा विधानसभा की बात करें तो उस क्षेत्र में पानी की एक समस्या अक्सर देखने को मिलती थी और उसको लेकर के भी आप काफ़ी प्रयासरत हैं। तो इस पानी की जो समस्या है वो कहाँ तक ये कार्य पहुँचा है, वो भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि नलवा क्षेत्र जो है वो पानी की बड़ी दिक्कत थी, पीने के पानी की भी और सिंचाई के पानी की जी। जहाँ तक पीने के पानी की बात है, हमने जल जीवन मिशन के तहत, हमने चुनाव के अंदर भी हमने ये कहा था कि हमारा नारा था कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल। उसके तहत नलवा हलके के अंदर चमन पंचायतें हैं और कुछ शहरी एरिया है। हर जगह पे हमने, चाहे नए वाटर वर्क्स बनाने की बात हो, नलवा हलका दो भागों में बटा हुआ है जी। एक तो रूरल और एक शहरी। जो शहरी क्षेत्र में, शहरी एरिया जो है वो आपको जैसे पता ही है कि कैमरी रोड है जी, सेक्टर 15 है। हमने कैमरी रोड पे और आज़ाद नगर का जो एरिया है वहाँ पे 10.5 करोड़ रुपए की लागत से अभी नया वाटर टैंक बनवाया और जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइनें जो है जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ बिछाई जा रही है। इसी तरीके से जो कैमरी रोड पे भी 4.5 करोड़ की कीमत से एक नया वाटर टैंक बन करके तैयार हो गया है और शहर के अंदर भी अमृत योजना के तहत पाइपलाइनें जो बिछ चुकी है। अब शहरी एरिया के अंदर कहीं भी कोई किसी भी तरीके की पीने की किल्लत आज जो है वो नहीं है, पूरा उसका हमने कर दिया है। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है, कई जगह पे वाटर टैंक की जहाँ जरूरत थी हमने वाटर टैंक बनवाने का काम किया और जो बहुत पुरानी पाइपें हो गई थी उनके बदल करके नई पाइपें बिछाई जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो गांव के साथ आबादी भी बढ़ती है और ज़्यादा क्षेत्र के अंदर नई आबादी के अंदर भी हमने पाइपलाइन जो है वो बिछाने का हमारा काम जो है वो शुरू हो चुका है। और जहाँ जहाँ वाटर वर्क्स के रिपेयर के जो तो रिपेयर कराए जा रहे हैं, जहाँ नया वाटर वर्क्स अभी हमने हरिकोट गांव है, बहुत पुरानी मांग थी कि हमारा वाटर वर्क्स बनाया जाए, वहाँ वाटर वर्क्स मंजूर करके और नया वाटर वर्क्स वहाँ जो है वो बनाया जा रहा है। कई जगह पे हमने बूस्टिंग स्टेशन भी बनाने का कार्य किया है और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले 2 महीने तक, यानी इस 31 मार्च तक जी, पीने के पानी की भी किसी भी गांव के अंदर कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नलवा हलके के अंदर नहीं रहेगी। हर एक गांव के अंदर 1 करोड़ से लेकर के 4-4 करोड़ रुपए तक भी एक एक गांव के अंदर हमारा इस पीने के पानी की व्यवस्था को सुचारू और दुरुस्त करने के लिए हमने लगवाने का काम किया है। और इसके अलावा जहाँ तक सिंचाई के पानी की बात है, वो भी बड़ी दिक्कत परेशानी हमारे हलके के अंदर है। पानी एक ऐसी चीज़ है, जब तक और व्यवस्था ना हो जाए तब तक हमारा टारगेट ये था कि टेल तक पानी जाए, सबको पूरा पानी मिले। हमने टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है, चाहे हमारे गावड़, गोरछी, बासड़ा, सरसाना, ये जो है वो लास्ट का एरिया है। इस साइड में चाहे वो नड़वा है, चाहे दुबेटा है, चाहे बालावास है, चाहे गुंजार है, ओपी जिंदल माइनर से हमने पानी को दुरुस्त करवा करके उसको सही करवाने का काम किया है। लोगों की डिमांड के ऊपर हमने ओपी जिंदल माइनर को 5 बुर्जी तक और आगे बढ़ाने के लिए भी मंजूरी मिल गई है और वो भी आने वाले जल्दी वो जो है उसमें पूरी हो जाएगी। और अभी हमने जो न्यू सिवानी फीडर है जो उसको भी हिसार के साथ जोड़ दिया है, जिससे रेनी सीजन के अंदर, हमारे यहाँ तो हमेशा ही कमी रहती है, रेनी सीजन के अंदर 3-4 महीने जो है पानी हमारे 2-2 हफ्ता भी हम चलाने का काम इस बार भी हमने किया है, लगातार पानी चला है। तो मैं समझता हूँ कि पहले से सुधार हुआ है, लेकिन और भी सुधार करने की ज़रूरत सिंचाई के पानी के लिए है, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। विधानसभा सत्र की शुरुआत होने जा रही है, उसको लेकर क्या
किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, तैयारी हमारी पूरी है। विधानसभा हमारी जो है, हमने पिछली विधानसभा ही ई विधानसभा हमने कर दी थी। जो पिछला सेशन हमारा था वो डिजिटल विधानसभा के हिसाब से ही चला था, और जो भी चाहे वो क्वेश्चन है चाहे उनके आंसर है वो डिपार्टमेंट जो सीधा अब डिजिटल तरीके से भेजने का काम करता है। और उसमें हम अभी तक तो हम लेस पेपर की तरफ गए हैं और धीरे धीरे पेपरलेस की तरफ भी हम जाएंगे, ताकि पेपर की बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बचत होगी। जो पेड़ों की कटाई से पेपर बनता है उसके भी होगी, फाइनेंशियल भी इसके अंदर काफ़ी हमारी जो है बचत होगी। पूरी की पूरी हर एक सीट के ऊपर हमने जो वो स्क्रीन लगा दी गई है, और उसी के ऊपर सारी चीज़ें जो आती है, जो बजट आता है तो बजट भी उसी के अंदर आएगा, और जो भी बिजनेस है वो सारा का सारा उस स्क्रीन के ऊपर आता है। और विधायकों की ट्रेनिंग की भी हमने विधानसभा के अंदर दिलाने का काम किया, और उनको एक असिस्टेंट विधानसभा के अंदर भी हर रो के अंदर हम रखते हैं, ताकि किसी भी विधायक को अगर कोई दिक्कत आती है उस चलाने में तो उसको बता देता है। और बड़े सरल तरीके से वो जो है, मैं विशेषकर हमारे जो IT की जो टीम है विधानसभा की, उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जो बिल्कुल जो मोबाइल चला सकता, मोबाइल से भी आसान जो उस स्क्रीन को चला करके, और MLA जो है उसको उसका लाभ उठाने का जो है वो काम कर रहे हैं। तो विधानसभा की हमारी पूरी तैयारी है। कितने दिन का सेशन होगा और क्या क्या बिजनेस रहेगा, BSC की मीटिंग विधानसभा से पहले होती है, पहले दिन उस मीटिंग के अंदर जो है तय करेंगे, जिसके अंदर सरकार भी और विपक्ष के नेता भी उसके अंदर बैठते हैं। नए विधानसभा भवन की भी चर्चाएं हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहाँ तक पहुँचे हैं? बिल्कुल नए विधानसभा की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एक तो जो बंटवारा हुआ था विधानसभा का, पंजाब और हरियाणा जब अलग हुआ था तो 60-40 का बंटवारा था, वो भी हमें पूरा नहीं मिल पाया। और जो हमारा विधानसभा का जो हाउस है वो, उसके अंदर आज हमारे 90 MLA हैं, और इतनी पूरी सीटें उसके अंदर है, 90 सीटें, उससे ज़्यादा सीटें हैं ही नहीं। एक भी MLA अगर हमें और बिठाना पड़ जाए तो उसके अंदर एक्स्ट्रा सीट जो है वो नहीं है। और जैसे आपको पता ही है कि आने वाले समय के अंदर जो परिसीमन होगा 2026 के अंदर, तो उसके अंदर सीटें जो विधानसभा की और बढ़ेगी तो इस हाउस के अंदर आ नहीं सकती। और क्योंकि वो हेरिटेज बिल्डिंग है इसलिए उसको तोड़ फोड़ भी नहीं सकते, वहीं विस्तार उसका किया नहीं जा सकता, इसलिए अलग विधानसभा बनाने की ज़रूरत है। और उसके लिए जो प्रोसेस होता है, UT से केंद्रीय गृह मंत्री जी से भी बात हो चुकी है, सरकार की भी सहमति उस पर बन गई है, और जो जगह भी ऑलमोस्ट देख ली है, चिन्हित कर ली है, तो आने वाले समय के अंदर जल्दी उसके ऊपर कार्य होगा और नया विधानसभा जो है हरियाणा प्रदेश का बनेगा। क्योंकि आज उसकी ज़रूरत भी है। यहाँ हम जहाँ पे हमारा विधानसभा है हमारे पास पूरे कमरे नहीं है, हमारे मंत्रियों को उसके अंदर बैठने के लिए जगह नहीं है। अलग अलग फिर हमारी कमेटियाँ होती है, कमेटियों के चेयरमैन के भी ऑफिस वहाँ होने चाहिए ताकि वो अलग से बैठ के वहाँ चर्चा कर सकें। तो इस तरीके की व्यवस्था इस मौजूदा जो विधानसभा भवन है उसके अंदर नहीं है, तो आज उसकी ज़रूरत भी है और उस दिशा के अंदर प्रोसेस वो जारी है। जल्दी नया विधानसभा जो है हमारा बनेगा। बिल्कुल सर, चिरायु योजना की बात कर लेते हैं। आयुष्मान भारत को लेकर के पूरे देश में जो है प्रयास किए गए, न केवल गरीब परिवार जो हैं उन्हें मुफ्त चिकित्सा सेवा मिल सके। हरियाणा में किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए विवेक जी, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना ये है। इसके लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगा कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर 1,20,000 रुपये की आय तक जो आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, हरियाणा सरकार ने 600 करोड़ रुपए अपने खर्चे से अलग से उनमें जमा करा करके और उस सीमा को 1,80,000 करने का काम किया है। आज 1,80,000 रुपये या उससे कम जिस भी परिवार के आय है उसके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 28,90,000 परिवार चिन्हित कर लिए गए हैं जिनके आयुष्मान कार्ड इसी महीने के अंदर पूरे के पूरे बन करके वितरित हो जाएंगे। और वितरित हमने अभी करने शुरू कर भी दिए हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है।
आज इलाज बहुत महंगा है। परमात्मा ना करे अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो जाए गरीब आदमी को, तो उसको इलाज कराना बड़ा मुश्किल है। और इस आयुष्मान कार्ड जो हम हरियाणा गवर्नमेंट जो चिरायु योजना लेकर के आई है, कार्ड बनाने का हम काम कर रहे हैं, उससे जो पैनल पे जो हॉस्पिटल है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है जी, उसके अंदर जाकर के भी 5 लाख रुपए तक का, परमात्मा ना करे किसी को दिक्कत परेशानी हो तो उसका इलाज वो है वो अपना जाकर के करवा सकता है। और उसको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया गया है, उसमें कि जो उसने सेल्फ डिक्लेयर जिसने अपनी आय की है उसको वेरीफाई करा लिया गया है। और एक एक हलके के अंदर मैं समझता हूँ लगभग 30 से 32-33 हज़ार तक ये आयुष्मान कार्ड वो बटेंगे और बहुत बड़ी जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ कि लगभग 45% से ज़्यादा जी, आबादी के एरिया के अंदर जो है वो ये आयुष्मान कार्ड बांटे जाएंगे। उनको अपनी स्वास्थ्य के बारे में कम से कम वो चिंता नहीं होगी कि कोई भी दिक्कत होती है तो वो अपना इलाज जो है वो करवा सकेंगे। इसी तरीके से ये जो बीपीएल कार्ड का जो मामला है वो भी परिवार पहचान पत्र के साथ जो जोड़ दिया गया है। और जिनकी आय 1,80,000 तक है, यानी जिनके आयुष्मान कार्ड जो बनाए जा रहे हैं उनके बीपीएल कार्ड भी उसी से लिंक करके जोड़ दिए जाएंगे, ताकि किसी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर बीपीएल कार्ड के लिए, आयुष्मान कार्ड के लिए कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। इससे बढ़कर के एक योजना जो साथ में और भी लिंक करी है कि कहीं भी अगर किसी भी व्यक्ति को, चाहे ओल्ड एज पेंशन की बात है, अगर वो बनानी है तो वो भी परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ दी गई। जो उसने अपनी आयु बताया है उसको ना तो कहीं कोई किसी से वेरीफाई कराने की जरूरत, ना कोई अपना सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत, उसी को मान लिया गया है। और जैसे ही वो 60 साल का हो जाएगा उसकी समाज कल्याण से पेंशन जो बन जाएगी। और चाहे कोई भी बच्चा SC के, BC के सर्टिफिकेट बनवाने की बात है, डोमिसिल बनाने की बात है, कहीं कोई SDM दफ्तर के अंदर, कोई तहसीलदार के पास धक्के खाने की जरूरत नहीं है, उसी से ये जो है वो बन जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा और सरल तरीका हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। ऐसा करने वाला हरियाणा प्रथम राज्य है पूरे देश के अंदर जिसने अपनी सारी चीजें डिजिटल करके और लोगों को सुविधाएं देने का काम जो है वो किया है। बिल्कुल। तो श्री रणवीर गंगवा जी, आपने अपने जीवन को न केवल रेखांकित किया बल्कि जो है प्रदेश में किस तरह की स्थिति है और किस प्रकार से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में भी आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। दूरदर्शन के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सुंदर और खूबसूरत बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।